हिंदी में एक शब्द था मानसिक दिवालियापन, मेंटल इंसॉल्वेंसी। तो मेरे छोटे स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंड। हमने बोला स्टॉक इज 160, और हमने बोला ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। वहां पर एक लाइन लिखी हुई है इसके बारे में क्या, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, कंडीशन एक। और यहाँ दूसरी कंडीशन है क्या, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 80%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 160 का स्टॉक दिख रहा है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 80% है। ओरिजिनल वैल्यू का 80%, तो कैसे निकालेंगे ओरिजिनल वैल्यू? हम ऐसे लिखेंगे, एक्स लिखने की जरूरत नहीं यार, 160 रिप्रेजेंट 80, तो 100% कितना, 100% कितना हो गया, 2 लाख। अब आप मुझे बताइए, 1,60,000 में दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, दिखना कितना चाहिए था इसे, 2 लाख। तो आप क्या करेंगे, 40,000 से वैल्यू बढ़ाएंगे, एंट्री बनेगी क्या, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हो गया। ठीक है। अच्छा, अब लिखा है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 80%। ये रुक जाइए, स्टॉक स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। अगर मान लो ये लिखा हुआ है स्टॉक कितने का है, 160, कितना परसेंट कम करना है उसे, 20%। इसका 160 का माइनस कितना कर दूंगा, 32,000, तो वैल्यू कितने की दिखेगी, 128,000। ये वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगी, ये कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में। आई थिंक दिस डिफरेंस इज प्रीटी क्लियर। इसका इसका फर्क यही पढ़ा के भेजा। फिर मुझे बच्चा पता है क्या बोलता है, अब उसने मुझे जो क्वेश्चन भेजा था वो ये भेजा था 180। ठीक है, और 10% 90% है, 1,80,000 का 20% कितना, 36,000 मुझे बना के भेजने, कह रहे ये नहीं होगा आंसर इसका। या देखिए ऐसा था क्वेश्चन, ऐसे तरीका था, ये 80,000 था, ऐसा था, मतलब इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन। और क्या लिखा था, ये कंडीशन थी। अब आप ही बताइए मुझे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% का क्या मतलब है? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख, कितना बढ़, कितना घटा के दिखा रखा है, 20,000। तो आपके लिए आपकी वैल्यू कितने से बढ़ेगी, आप वैल्यू कितने से बढ़ाओगे, 20,000 से। और बैलेंस शीट में कितने का दिखाओगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में कितने का दिखेगा स्टॉक, स्टॉक दिखेगा भाई यार, 2 लाख कहाँ से दिखेगा, 1 लाख का दिखेगा। कितने का दिखेगा स्टॉक वहां पर, विल बी शोन एज 1 लाख। इतना आसान काम। अब अगर मुझे ये बोल दे क्वेश्चन में क्या, स्टॉक इज वैल्यूड एट 20% लेस, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, इज टू बी मतलब फ्यूचर में होगा, होना है। ये अंडर वैल्यूड ऑलरेडी हो रखा है। फर्क देखिए दोनों में, यहाँ है इज अंडर वैल्यूड, क्या लिखा है यहाँ पर, इज अंडर वैल्यूड, इज यहाँ लिखा है टू बी फ्यूचर में होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80,000 जो है उसका कितना परसेंट, 20%, कितना बना है, 16,000। इससे वैल्यू कम हो गई आपकी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाना, और बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, 80 माइनस 16 कितने का दिखेगा वो, 64,000 का। बैलेंस शीट में कितने का दिखना है उसको, एसेट साइड में 64,000 का। ये कंसेप्ट है, बताओ। अब मैं इसको परसों पढ़ाया था मैंने, और वो मुझे जब एक बच्चा मुझे लिख के भेज रहा है कि इसका 20% ये वाला आंसर, मैंने कहा ऐसे क्यों भाई, बताया था मैंने, क्या समझाने में गलती करी कोई, लिख रहा है साफ साफ। अच्छा, अब और देखिए जरा एक चीज, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन कितने का, 1,20,000। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, और मैंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया, स्टॉक इज, क्या लिख दिया मैंने, ओवर वैल्यूड बाय 20%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू 1 लाख, ये चीज जो है ना डिसोल्यूशन में भी दिखेगी आपको, ये चीज आपको रिटायरमेंट में, डेथ में, एडमिशन में, चेंज में, हर जगह दिखती है। क्या, ये कितने का मेरे पास है, 1,20,000 का। दिस 1,20,000 रिप्रेजेंट्स 20% बढ़ा हुआ, यानी कि 100 में भी, दिस इज 120। 120 तो ओरिजिनल वैल्यू 100% होती है, कितनी आ गई वैल्यू, 1 लाख आ गया आपके पास वैल्यू। ये 1 लाख कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में देखिएगा किस तरफ, एसेट साइड में। और आपका रिवैल्यूएशन में कितना कम हो जाएगा, भाई देखो आपकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 1,20, लेकिन आपको दिखानी कितनी है, 1 लाख दिखानी है। ओवर वैल्यूड का मतलब कम करके दिखानी है ना। दिस इज गोइंग टू बी इन दैट वे। अगर हम बोले स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% मोर, 20% मोर, इसका मतलब क्या होगा, हाँ इसका मतलब 1 लाख का 20% कितना हो गया, 16,000। अब जो है, अब आपके लिए कम नहीं है, अब आपके लिए क्या हो गया, बढ़ गया है।
फायदा हो गया है। अब बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा ये? 1,20,000 प्लस 16,000 और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितने की दिखेगी? 1,36,000 की दिखेगी। ये आपके पास एंट्री बननी है, और रिवैल्यूएशन का फायदा हो गया। क्या हुआ? इज इट ओके? इज टू बी मतलब होना है। इज मतलब हो रखा है। ये फर्क है। एंड दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन। हाँ, इसका फिर 24,000 बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी 24,000, दिस इज गोइंग टू बी 24,000, और ये 24,000 जोड़ के ये कितना बन जाएगा? 24,000। सो योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 144। ऐसे करके निकलेगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बहुत सारे केसेस मैंने बताए थे, पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालता डिसोल्यूशन के केस में। हाँ, नहीं देखा था। ना करी ना देखी। चलिए कोई बात नहीं। तो दिस वाज द। कैसे मत बुद्धि वाली बातें करते हैं यार? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट दैट? आपको बताया था मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को बांटते नहीं है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बांटते नहीं है। दे आर द प्रोविजन नेचर आइटम, दे आर द कोर लायबिलिटी नेचर आइटम, उन्हें थोड़ी बांटा जाता है। फंड लिख दिया तो मतलब सबको बांट देंगे? गूगल पे मत चेक करा करो ना। बोला आपसे मैंने, नहीं करेंगे चेक उसको। अब चलिए देखिए जरा, लेट अस गो टू दिस पार्ट, ये बहुत जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। अगर हमारे देखिए, बेयर करना और पे करना, इसका मतलब मैं बता बता चुका हूँ। बेयर करने का मतलब मोटा मोटा ये होता है कि आप किसी एक्सपेंस को पे करेंगे, आप बेयर करेंगे। जैसे मतलब समझिएगा, मान लो छुटकी आप नहीं, वो तो छोटा भीम में आती है। सानवी। हाँ, तो तुम्हें क्या बोलते हैं? तुम रुक, शांति रखो तुम लोग ना। ठीक है। नहीं, कालिया के जो चंगू मंगू होते हैं वो। हाँ, है ना, छोटे मोटे कालिया के चंगू मंगू, हाँ। नहीं, तो चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम बोर्ड की तैयारी करो, छोटा भीम याद आ रहा है तुम्हें। बहुत अच्छा है, चलो ठीक है। तो सानवी की जो फीस है, ट्यूशन फीस है, अलग अलग कोचिंग की फीस है, क्लैट की फीस है, दुनिया भर की फीस है, जो इसने बोला पेरेंट्स ने उस फीस को भर के दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है? फीस, जैसे मान लो किसी टीचर को फीस देनी, तो फीस तो यही देती है अपने हाथ से पैसा, ये लो जी फीस मेरी। लेकिन क्या ये तो सिर्फ पे कर रही है ना, बेयर कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। और अब अगर अभी अभी अगर ये नहीं करेगी, मतलब ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना एक, है ना, एक लेडी की तस्वीर दिखाई थी मैंने। तो फिर वो बेयर करेगी, फिर ये उसे बेयर करेगी और वो इसे बेयर करेगी। नहीं, अब वो टाइम कम है हमारे पास, विल नॉट इंडल्ज इन दोस नॉनसेंस बुलशिट थिंग्स। अब देखिए, पे करना अलग चीज है, बेयर करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए बट बॉर्न बाय पार्टनर बी। तो फर्म जो है, पेमेंट ए को नहीं करेगी, फर्म किसको करेगी? बी को। इनफैक्ट फर्म फर्म बी को भी नहीं करेगी, क्योंकि बी तो बेयर कर रहा है। बेयर करने का मतलब क्या हुआ? कि भाई मैं पे कर रहा हूँ और मैं ही बेयर कर रहा हूँ, मैं फर्म से कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, बड़ा जनरस है पार्टनर, कहता फर्म डूब रही है, चलो कोई बात नहीं, लास्ट मोमेंट पे मैं भी क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ, ऐसा करता हूँ। अब दोनों एक साथ बैठ जाओ और उस पड़ोस में। समझ रहे हो क्यों? फिर हाथ ऐसे करना, तुम उसका नाखून चबाना, तुम उसका नाखून चबाना, बट ऐसे लगा रहता है। हाँ, तो अरे तो ना ना, अब तुमने नया तरीका सीख लिया, अब तुम यहाँ ओठों को चबाना शुरू कर देते हो, अब उसको ये नहीं बोलूंगा तुम उसके ओठ चबाओ। दैट विल बी टू एम्बैरेसिंग थिंग। नई आदत पकड़ ली तुमने अब, लगे पड़े हो ओठों। कोई बात नहीं, चलो देखिए। सो बेटा, बेयर का मतलब ये होगा कि एनी पार्टनर इज पेइंग इट, एनी पार्टनर इज बेयरिंग इट। बेयरिंग का मतलब हो गया कि वो पे कर देता है, लेकिन उसको उसका रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। अगर पेड लिखा है तो पार्टनर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर बेयर लिखा है पार्टनर को उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, पे में पार्टनर से कैसे रिकवरी करते हैं? अगर फॉर्म, अच्छा, सीबीएसई में बड़ा क्लियर सा है। सीबीएसई के जो सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय हुम, बॉर्न बाय हुम, ये बहुत क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर कुछ नहीं मेंशन हो तो हम मान के चलेंगे किसने पे किया, फर्म ने। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एम्बिगुइटी के साथ नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन सीए में आते हैं, इसमें एम्बिगुइटी नहीं, क्लियर क्लैरिटी नहीं होती है। तो एक छोटी सी टेबल है, इसी टेबल को करके आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसको।
अगर बोन बाय फर्म है और पेड बाय फर्म है तो रिलेशन टू कैश या बैंक होगी एंट्री, क्योंकि फर्म का एक्सपेंसिव फर्म को पे करना है। अगर बॉर्न बाय फर्म है और पेड बाय पार्टनर तो पार्टनर को उसका बेनिफिट मिलेगा, रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर है तो एंट्री नहीं बननी। पार्टनर ने पे करा और बेयर का मतलब है उसको बेयर कर लिया, अब उसको कोई पैसा वापस चाहिए नहीं, काम खत्म हो गया। बॉर्न बाय पार्टनर है, पेड बाय फर्म है, तो सुनो ध्यान से, बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर का मतलब मैं बेयर करूंगा, मैं बेयर करूंगा मतलब मैं ही पे करूंगा। लेकिन जब पे करने की बारी है तो फर्म को भरना पड़ गया, तो फर्म की जेब से पैसा गया तो फर्म कैश बैंक लिखेगी, लेकिन फर्म किससे रिकवर करेगी अभी? पार्टनर से। डिसोल्यूशन में, रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो उसे डेबिट करिए, कुछ देना है तो उसे क्रेडिट करिए। हियर वी हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम पार्टनर, हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ये end। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्विकली हम बहुत सारी चीजों को जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, ताकि हम लोग वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का आता है बोर्ड के पेपर में या सीयूटी के एग्जाम में, वो एक केस बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाए। ठीक है। और देर वॉज अ टाइम 2017-18 में शायद आया था क्वेश्चन जिसमें 6 एंट्री दे रखी थी, सारी रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड थी। आइए देखते हैं। ये सब वही है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, ये अलग अलग नामों से, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रिलेशन टू कैश एक एंट्री होती है। देखो बेटा एक बात और समझ लेना, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दोनों अलग होते हैं, पर ये सिनोनिम्स की तरह यूज करे जाते हैं। ठीक है। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होता है फर्म को लीगली बंद करना, डिसॉल्व करना। ठीक है। रियलाइजेशन का मतलब है जब फर्म लीगली बंद होने वाली होगी उसकी एसेट्स को क्या कर देना, रियलाइज करना, और लायबिलिटी को पे ऑफ कर देना, दोनों अलग अलग काम होते हैं। तुमने किसी पार्टनर को डिसोल्यूशन के लिए 10,000 दिए तो एंट्री रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगी, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 हुए तो वो तुम्हें भरना पड़ेगा। तुमने किसी पार्टनर को रियलाइजेशन के लिए 10,000 दिए तो एंट्री रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपको खुद भरने पड़ेंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन जब डिसोल्यूशन और रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं हो तो रिलेशन टू कैश बैंक एंट्री करते हैं, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री करते हैं, वो डिफरेंस मैं दिखा दूंगा। एंट्री में एंट्री तो हर जगह होगी, चाहे एसेट बेचे और चाहे लायबिलिटी सेटल करे, एंट्री तो रियलाइजेशन ही होनी है। तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि हर चीज कहाँ ट्रांसफर करके बैठाए हैं आप, रियलाइजेशन में। तो अब यहाँ देखिए, और आपका ये वाला पार्ट, आई होप जो 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 ऑनलाइन बैठे होंगे उनको ये दिख रहा होगा क्लियर। हाँ बिल्कुल। बेटा समझो, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। अगर फर्म पे कर देगी तो कैश बैंक का, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल है। अभी ये वही तो करा ऊपर हमने। ठीक है, इधर देखिए आप जरा यहाँ पर, अब आप देखिएगा इस जगह पे क्या है कि रिलेशन एक्सपेंसेस वर 50,000 वर पेड बाय द फर्म एंड बॉर्न बाय द फर्म, पेड फर्म बॉर्न फर्म की रिलेशन टू कैश बैंक एंट्री है। इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस देन इट इज अज्यूम दैट फर्म हैज टू बेयर एज वेल एज पेड। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है इसकी रियलाइजेशन एक्सपेंस के सेटलमेंट करने की। दिस इज फाइन। चलिए और आगे चलते हैं जरा। ठीक है। और चलें आगे। चलो देखें जरा इसके बाद। अब छोटे छोटे केसेस हैं, जरा देखिए यहाँ पर कि मैं पढ़ के, पार्टनर हैज पेड रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म और रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड पेड बाय पार्टनर, तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री बनती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। रिलेशन एक्सपेंसेस 6,000 पर बॉर्न बाय पार्टनर, अगर ऐसा लिखा हुआ है कुछ नहीं, हमें क्या करनी है, कोई एंट्री नहीं करनी इसकी, बॉर्न बाय पार्टनर है। अगर ये लिखा गया कि रिलेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर, तो भी कोई एंट्री नहीं करनी है।
लेकिन अगर लिखा जाए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री करनी है रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। भाई समझिए, जहां फर्म का कैश निकलेगा वहां कैश बैंक क्रेडिट होगा। अब जब रिलेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म की जेब से तो कैश गया ही नहीं, लेकिन रिलेशन तो डेबिट होना है क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है वो। तो क्रेडिट किसे करेंगे, पार्टनर को कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर बेयर कर रहा है तो एंट्री नहीं करनी है आपने। ठीक है, मैं पे करूंगा, मैं ही बेयर करूंगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलेशन एक्सपेंसेस 4,000 थे पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर ने चौड़ा होके बोला कि भाई मैं पे करूंगा, मैं ही बेयर करूंगा। लेकिन जब पे करने की बारी है तो किसको भरना पड़ गया? फर्म को। अगर फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, इसका मतलब इट वाज अ पार्टनर्स का कमिटमेंट कि आई विल पे, आई विल बेयर। ऐसे में क्या होगा? नहीं बेटा, रियलाइजेशन कैसे हो जाएगा? फर्म की जेब से कितना पैसा निकला? 4,000। फर्म कैश बैंक क्रेडिट करेगी, किससे वसूली करेगी? पार्टनर से वसूली करेगी ऑन बिहाफ अगर बोलते हैं तो। लेकिन अगर लिख जाए पार्टनर पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल। हाँ, ये बात है यहाँ पर। इज इट ओके? ये बात ठीक रहेगी आपके पास? चलिए और देखते हैं इस तरफ आगे। ये थोड़ा सा केस अलग तरह का है। When a partner has agreed to pay realization, ये देखो, a partner has agreed to pay realization expenses, उस काम के लिए उसे 8,000 रुपये दिया गया। ठीक है जी। एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 का हो गया, मुझे एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं, हमने कितना दिया उसे? 8,000 दिया, काम खत्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस मान लो 7,000 हो जाए तो भी हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो 8,000 की एंट्री करेंगे। ठीक है। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय फर्म हो जाए तब, तो पहली एंट्री रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अगली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है बैंक, तब हम रिकवरी कर लेंगे उससे। गॉट इट? अच्छा, realization expenses which a firm agreed to a partner agreed to bear the realization expenses for which 8,000 रुपये उसे दिया गया। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ गया एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000। अब क्या करेंगे? सुनो, समझना मेरी बात को। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हमने एक पार्टनर को 8,000 रुपये दे दिया, तो एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 से हो गई। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय फर्म, तो रिलेशन टू कैश में एंट्री बनेगी। दो एंट्री बनेंगी इस केस में फिर। ठीक है। अच्छा, दिस पार्ट इज ओके। और देखिए जरा यहाँ पर एग्रीड अमाउंट से, जो एग्रीड अमाउंट है उसकी एंट्री करते हैं, जो उसने एक्चुअली पे किया कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आगे हमारे पास क्या होता है, दोनों मिलके करते हैं हिसाब किताब कि चलो डिसोल्यूशन या रिलेशन एक्सपेंसेस है हमारे पास, कुछ तुम भरना कुछ हम भरेंगे, काम कर लेते हैं ऐसा। तो देखिए, रिलेशन एक्सपेंसेस थे 8,000 रुपए के। कंडीशन क्या हुआ? टू बी बॉर्न बाय फर्म, फर्म वैसे तो देखो कुछ ना बोले तो पूरा फर्म ही बेयर करती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फर्म की है। टू बी बॉर्न बाय फर्म कितना? 5,000। टू बी बॉर्न बाय पार्टनर कितना है? 3,000। ठीक है जी, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब फर्म कितना बेयर करेगी? 5,000। और पार्टनर कितना बेयर करेगा? बेयर करेगा कितना? 3,000। अब अगर फर्म ने पूरा का पूरा 8,000 पे कर दिया, तो फर्म की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 5,000 पे करने की थी ना, 3,000 तो पार्टनर की थी। तो फर्म अपनी एंट्री करेगी रिलेशन टू कैश, और बाकी 3,000 पार्टनर से वसूल लेगी। तो कंबाइन एंट्री क्या बनी? रिलेशन डेबिट 5 से, जो 3,000 पार्टनर से लेना था उसकी, और टू कैश बैंक 8,000 से, दैट्स योर एंट्री। ऐसा करके ये थोड़े से केस क्या हो गया, लेवल बढ़ गया इनका। अगर पूरे के पूरा पैसा पार्टनर ने पे कर दिया, तो जितना पार्टनर ने बेयर करने का वादा किया था उसकी तो एंट्री नहीं होनी भाई। दिस एंट्री इज गॉन। एंट्री किसकी बनेगी? रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि फर्म का पैसा कौन भर रहा है? पार्टनर भर रहा है। तो एंट्री बनेगी रिलेशन टू कैपिटल अकाउंट में से बनेगी। कुछ हम करते हैं कुछ तुम करते हैं, लेकिन सारा ही मैंने कर दिया या सारा ही फर्म ने कर दिया, तो ऐसे ट्रीटमेंट होता है। और चलें आगे जरा, ये हम कर चुके हैं डिस्कस पहले भी, तो क्विक रिकैप कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या थी? 8,000 में से फर्म कितना बेयर करेगी? 5,000। और पार्टनर कितना पे करेगा? पे टू बी पेड, मतलब होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो तुम देख लेना, मैं अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पे का मतलब क्या है? कि बस पे होने की बात हो रही है, पे कर रहे हैं तो हम तुमसे रिएम्बर्समेंट लेंगे उसका, ऐसा करके है। तो क्या हुआ? हमने पूरा 8,000 पे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन टू कैश 5,000, और रियलाइजेशन टू कैश 3,000। पार्टनर वाला भी तो फर्म को ही भरना था अल्टीमेटली। एक पार्टनर ने बोला कि आई विल पे, आई विल बेयर नहीं बोला, क्या बोला? आई विल पे, मैं सिर्फ पे करूंगा। पे करने में हम फर्म फर्म जो पार्टनर को पैसा देती है,
बेयर करने में नहीं दे। क्यों होगा? पूरा पैसा किसने भरा? फर्म ने भरा। पूरा पैसा किसने भरा? फर्म ने भरा ना। तो फर्म ने अपने 5,000 भी भर दिए, पार्टनर के भी भर दिए, लेकिन पार्टनर के अल्टीमेटली उसी तो भरने थे। तो एंट्री बनेगी रिलेशन टू कैश एंट्री। डाउट यू हैव हियर। अगर पूरा का पूरा पार्टनर ने भर दिया, बढ़िया। रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ भी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 से। क्योंकि पूरा का पूरा किसको बेयर करना था? फर्म को बेयर करना था। टू बी पेड बाय फर्म एंड टू बी पेड बाय फर्म। अब जैसे हमने यहाँ बॉन्ड लिखा था ना, ये दोनों सेम ही केस है। फर्म के केस में पेड और बेयर एक ही चीज होती है, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म ओनली। तो अगर पूरा का पूरा फर्म ने पे कर दिया, तो रिलेशन टू कैश। पूरा का पूरा पार्टनर ने पे कर दिया, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये जो भी हमने सीखा, इसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, इन आगे वाली एंट्रीज में कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। यही एंट्रीज आपके पास क्या होती हैं, एज इट इज छप के आती हैं एग्जाम में। जय हो राघव माधव, बैठो। वहां बैठ जाओ, उधर नहीं, उधर तुम पीछे बैठ जाओ। उधर ही बैठ जाओ ना यार, बराबर से। या उधर आ जाइए बीच में, वहां। चलो। अब ये केस आप लोग देखिए जरा ध्यान से। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ विच 2,000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर। बॉर्न बाय पार्टनर ही लिखा, और रनिंग सेंटेंस भी नहीं है। बैलेंस बाय क्या है? पेड बाय पार्टनर है। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 5,000 से। फर्म ने जो पे कर दिया कितना है वो? फर्म ने कितना पे करा? अगर 2,000 रुपया टू बी बॉर्न बाय फर्म है, तो फर्म में 2,000, और बाकी पार्टनर ने पे कर दिया तो 3,000। एंट्री खत्म। इतना आसान। फर्क देखिए, टोटल खर्चा 5,000, उसमें से 2,000 कौन भर रहा है? फर्म भर रही है, तो फर्म के नाम पे कैश है बैंक। बाकी कौन बाकी कौन भर रहा है? बाकी कौन पे कर रहा है? क्या लिखा है? येलो कलर से देखिएगा, अगर पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, तो पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा। व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, out of which 2,000 were to be borne by the firm and balance is borne by partner लिखा है। बॉन्ड का मतलब हमने देना नहीं उसको। ठीक है जी। तो बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर ने बेयर कर लिया उसको। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक की एंट्री होगी 2,000 से। उस तीन की एंट्री नहीं करनी है जो पार्टनर ने बेयर कर दिया। बेयर करने का मतलब है, देखो बेटा, इज टू बी बॉर्न का मतलब है वो बॉर्न करेगा। फिर हम देखेंगे कि किसने पे किया। अगर पार्टनर ए कहता है कि मैं बेयर करूंगा, इज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर, 10,000। ठीक है। और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि किसने पे किया, फिर मैं देखूंगा फर्म ने पे किया, तो एंट्री बनाएंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। फिर देखेंगे अगर पार्टनर ने पे किया, तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे, अगर बॉर्न होना था। यहाँ क्या लिखा है? अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा है? इज बॉर्न बाय पार्टनर, मतलब उसने बेयर कर लिया। बेयर कर लिया तो एंट्री नहीं बननी है उसकी। सो दिस इज हाउ इट विल हैपन। और चलिए जरा आगे, अगले वाले पार्ट पे चलिए जरा थोड़ा सा। यहाँ दिस इज फाइन और नॉट, ये बताइए मुझे। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल केस आता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे, 2,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। रनिंग सेंटेंस में क्या लिखा है? बैलेंस बॉर्न बाय पार्टनर एंड बैलेंस वर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर। लेकिन अब ये नहीं पता चला कि किसने पे किया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मानेंगे? किसने पे किया? फर्म ने पे किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्म के खर्चे डेबिट होंगे 2,000 से। जो पार्टनर ने बेयर करने की बात करी थी, वो किससे वसूलेंगे? पार्टनर से। और कैश और बैंक कितने से होगा? 5,000 से। ऐसा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने बड़ा क्लियर कर रखा है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन देंगे, तो आपको लिखना है उसके अंदर कि ये किसने पे किया एक्चुअल में। तो कंडीशन थी ना कि ये बेयर करेगा, वो पे करेगा, रियलिटी में किसने पे किया? कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मान के चलेंगे? किसने पे किया? फर्म ने पे किया। उसके हिसाब से चलना है ना। अभी निकल रहा होगा ऊपर से। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। समझदार हो तुम बिल्कुल। ये देखिए, वेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 थे, आउट ऑफ विच 2,000 इज पेड बाय फर्म और बैलेंस बाय पार्ट। अब ये रनिंग सेंटेंस में क्या है? बैलेंस क्या है? हाँ, बैलेंस का मतलब पार्टनर पे कर रहा है। तो ठीक है, रियलाइजेशन 5,000 से हो गया। फर्म ने कितना कैश पे किया? 2,000। जो पार्टनर ने पे किया उसको उसको क्रेडिट कर दो। ऐसा रनिंग सेंटेंस है। बैलेंस बाय अ पार्टनर है, इज पेड है, यहाँ भी रनिंग सेंटेंस है, इज पेड बाय पार्टनर है। यहाँ देखिए केस है में, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 थे, 2,000 क्या इज टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। बैलेंस बॉर्न बाय पार्टनर, और फर्म ने पूरा पे कर दिया। रनिंग सेंटेंस क्या कहते हैं? कि 3,000, 2,000 बेयर करने थे फर्म ने, बाकी बेयर करना था किसने? पार्टनर ने, लेकिन फर्म ने पूरा पे कर दिया।
तो फर्म क्या करेगी, अपना पैसा तो रिलेशन के नाम पे डालेगी, बाकी पार्टनर से रिकवर करेगी। देखो भाई, अल्टीमेटली फर्म ने कैश पे किया तो क्रेडिट में 5,000 जाएगा, क्योंकि फर्म ने पूरा पैसा पे कर दिया। फर्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 2,000 की थी ना, 3,000 तो किसका वादा था, पार्टनर का था कि मैं बेयर करूंगा। रनिंग सेंटेंस, बॉर्न बाय फर्म, बैलेंस बाय पार्टनर, मतलब बॉर्न बाय पार्टनर। तो किससे रिकवरी होगी, पार्टनर से रिकवरी होगी इसकी। यहाँ देखिए इस केस में नंबर 6 में देखिए इधर, फिर वही 5,000 2,000, इज टू बी बॉर्न बाय, क्या लिखा है, इज टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय पार्टनर। लेकिन अब की बार पार्टनर ने पूरा पैसा पे कर दिया, और जो पार्टनर ने पैसा पे किया उसकी तो एंट्री नहीं करनी, क्योंकि वो तो बेयर कर रहा था। एंट्री किसकी बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उसने फर्म का भी पैसा पे कर दिया। इस तरह से कहानी बढ़ी आगे। नंबर देखिए 6 का जी पर, जी पार्ट, जी। ये भाई फिर क्या लिखा है, 2,000 वर बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर। बैलेंस पेड बाय पार्टनर, लेकिन एक क्लॉज लगा दिया, क्लॉज क्या, नींद आ रही है बेटा पानी पी लो। क्या लिखा है, एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर यूजिंग फर्म का कैश। अब आप समझिएगा, सुनो। अब एक बात बताइए मुझे, अगर पार्टनर ने फर्म का पैसा लेके पे कर दिया, तो अल्टीमेटली पे किसने किया, फर्म ने तो पे करा। तो पार्टनर ने बॉन्ड तो लिखा ही नहीं था। तो आपको ये पैसा रिलेशन टू कैश ही एंट्री करनी पड़ेगी, इससे अलग एंट्री नहीं जाएगी, ये वाली खत्म। ये एंट्री चलती है इस तरह से। ये दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है। और फिर आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद उसको तुरंत से कर लो, तो ये मजबूत हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं है। और चलिए आगे थोड़ा सा यहाँ पर, अब हम कंक्लूडिंग केसेस की तरफ चल रहे हैं थोड़ा सा। व्हेन अ पार्टनर एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उस काम के लिए उसको कितना दिया जाता है, 8,000 रुपया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 का हो गया, है ना। अब एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 का हो गया, और अगर क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, तो इसका मतलब क्या था, तो क्या होता था, रिलेशन टू कैश 8,000 से काम खत्म, रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल 8,000 से काम खत्म। अच्छा, अगर लिखा रहता कि एंड इफ एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो भी आपकी 8,000 से एंट्री खत्म। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म कर दिया, अब तो फर्म रिकवर करेगी ना उससे। हमने तुम्हें बोला कि तुम ये लो 8,000 रुपये और रिलेशन देख लेना। जब रिलेशन देखने की बारी आई, हमने कहा हमारे पास तो है नहीं भाई, तो फर्म रिकवर नहीं करेगी तुमसे पैसा। फर्म एंट्री बनाएगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है बैंक, ये एंट्री। और ये एंट्री किसकी तरह है देखिए, जैसे केस 5 में करा था हमने। देखिए केस 5 में बिल्कुल यही एंट्री थी, पूरा केस 5 यहाँ। लेकिन केस 5 में लिखा था एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के थे, और यहाँ क्या लिखा है, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस किसने पे करे, फर्म ने पे कर दिए। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिए हैं, तो भाई फिर तो पार्टनर से रिकवर करना पड़ेगा ये पैसा। पार्टनर से रिकवर किया उस पैसे को, 8,000 रुपये हमने पार्टनर के साथ ठेका कर लिया, ठीक है। असली एक्सपेंस 10,000 के थे। अगर पार्टनर पे करेगा तो कोई एंट्री नहीं करनी इस 10,000 की, 8 की एंट्री करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म ने भर दिए, फर्म रिकवर करेगी पार्टनर से, वो एंट्री करी हमने यहाँ पर रिकवर करने की। पहले फर्म पे करेगी, फिर पार्टनर से रिकवर करेगी, इट विल हैपन, ऐसा करके। और चलिए थोड़ा सा आगे, यहाँ क्या लिखता है क्वेश्चन में, भीम अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। भीम को किस बात के पैसे दे रहे हैं हम, डिसोल्यूशन के लिए। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के पेड बाय फर्म है। तो डिसोल्यूशन और रिलेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमने तो भीम को बोला था, भीम भाई तुम डिसोल्यूशन देख लेना, कंपनी को लीगली क्या कर देना, वाइंड अप कर देना, फर्म को लीगली क्या करना, वाइंड अप करना। और वो रिलेशन मतलब ऑक्शन करने के, एसेट्स वेसेट्स बेचने के, लायबिलिटी सेटल करने के, वो खर्चा कितना हो गया, 8,000 का। कौन भर रहा है उससे, फर्म भर रही है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू क्या, भीम बनेगी 15,000 से। और फिर अगली एंट्री फिर से बनेगी रियलाइजेशन टू कैश कितने की, 8,000 की, ठीक है। एंट्री कब नहीं होती, जब डिसोल्यूशन लिखा रहता और यहाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखा रहता, तो एंट्री क्या बनती, रियलाइजेशन टू भीम 15,000 की, तब ऐसा बनता। या ऊपर लिखा रहता क्या, 15,000 रेजोल्यूशन, 15,000 फॉर रियलाइजेशन, और फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000, तब ये ऊपर वाली एंट्री बन जाती। क्या, हमने भीम को दिया था रेमुनरेशन रियलाइजेशन के लिए 15,000, एंट्री बनाई रियलाइजेशन टू भीम का कैपिटल 15,000 से, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के फर्म को भरने पड़ गए, तो एंट्री क्या बनती, भीम का कैपिटल टू कैश बैंक, तब ऐसे एंट्री बनती जैसे ऊपर वाले की तरह थी। और चलें आगे जरा, ये नंबर 9 है। यहाँ क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे सेटलमेंट करता है। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि पार्टनर ए ने देखिए,
और रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ए ने भरने थे, ए के पास पैसे की शॉर्टेज पड़ गई, तुमने बी को बोला भाई तू भर दे। बी ने अगर भर दिया और फर्म से पूछा नहीं, तो फर्म किसको पैसे देगी? ए को तो देगी। लेकिन फर्म ने बी की परमिशन से, अगर फर्म की परमिशन से बी ने भर दिया, अकाउंटेंट साहब भर दूं, ने कहा भर दे, तो फर्म पैसा किसको देगी? फिर बी को देगी। ऐसा करके क्वेश्चन है। देखिए, इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, क्या लिखा है? देयर आर टू पार्टनर्स, ए पार्टनर पे रिलेशन एक्सपेंसेस 2000, आइडियली से पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? द अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बियर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तब पार्टनर ए ने पे कर दिया है। सुनो बेटा, रुक जाओ, अंडरस्टैंड। इफ देयर आर टू पार्टनर्स, एक पार्टनर ए पे करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, और दूसरा पार्टनर बी एग्री टू बियर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है जी। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन देखिए, इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म। मेरी बात समझो, क्वेश्चन में था कि बी को पेयर करना था, बी को पेयर, पेमेंट की बारी है, बी के पास पैसे नहीं थे, बी ने हाथ खड़े कर दिए। अब ए सामने आता है, भाई मैं पे कर दूं, मैं पे कर दूं। रुक तो जा, रुक तो जा ना। अगर बी को पे करना था, बी को पेयर करना था, जब एक्सपेंस हो गया, अब एक्सपेंस करने की बारी आई, तो बी ने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। ए आके कहता है कि भाई ब्रो, शैल आई पे इट? अगर ए फर्म से परमिशन लेके ये काम कर रहा है, तो फर्म क्या करेगी? उसको बी को नहीं देगी पैसा, किसे दे देगी वो? ए को दे देगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर? इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म। इसी को एग्जाम में आपने फॉलो करना है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए, देखिए ध्यान सुना, बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सुनो बेटा, बात तो समझ। बेयर करने की बात कर रही है, तो तुम्हें लग रहा है बी डेबिट करेंगे, लेकिन बी जो है फर्म के बिहाफ पे बेयर कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली फर्म को पे करना था ना। ये लाइन नहीं पढ़ी आपने, ये वाली लाइन? अंडरस्टैंड दिस लाइन। इस लाइन में देखो बात छुपी हुई है। ये लाइन ना होती तो मैं एंट्री करता क्या, बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। लेकिन अब ये लाइन दे रखी है, बी बेयर कर रहा है, अपने लिए नहीं बेयर कर रहा, फर्म के लिए बेयर कर रहा है, तो अल्टीमेटली फर्म को तो बी को देना चाहिए था। लेकिन बी हट गया पीछे, अब ए आ गया और फर्म से पूछ के आया, फर्म किसे देगी पैसा? रिलेशन टू एस कैपिटल देगी। ये लाइन जो लिखी थी ना, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इससे डिसाइड हुआ कि फर्म सिर्फ ए को देगी, बी को बी से लेगी भी नहीं। अगर ये लाइन ना होते तो क्या होता? बी से लेके फिर किसको देती? ए को देती। ऐसा चलता। तो किसके किसके, और यही आपको एग्जाम में फॉलो करना है। अब एक चीज और देखिए जरा इस तरफ, इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इतने के, अच्छा, इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, फिर क्या होता? तो फर्म के हिसाब से तो पेमेंट हुई है, किसने पेमेंट करी है? बी ने करी है। ए ने तो पूछा ही नहीं। तो फर्म क्या बोलेगी? भाई तुझे थोड़ी जानती हूँ मैं तो बी को ही दूंगी। तब एंट्री, ये नहीं करना आपको एग्जाम में। आप मान के चलेंगे कि ए ने फर्म की कंसेंट से पे करा था। ऐसा करके क्वेश्चन बना। और देखिए आगे, नंबर 10, ये भी आसान केस है। देयर आर टू पार्टनर्स, रिलेशन एक्सपेंसेस 2000 इज टू बी borne by one partner A and the other partner B has paid these expenses on behalf of the firm। B ने on behalf of the firm पे करे, ठीक है जी। बी ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो बी फर्म किसको क्रेडिट करेगी? बी को। और क्या कर रहा है? और यहाँ क्या लिखा था, किसको पेयर करने थे वो खर्चे? ए को। ए से वसूलेगी और किसको देगी? बी को देगी। दैट इज द केस। ए से वसूलेगी और किसको देगी? बी को देगी। अक्षय कुमार, चल रहा है? अच्छा ठीक है। देर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए पे कर रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस, एंड अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। अब यहाँ एग्री टू बेयर मतलब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बी की। ठीक है जी। और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पे किसने कर दिया? ए ने कर दिया। और हम मान के चलेंगे ए ने फर्म से पूछकर पे किया, तो एंट्री क्या बनेगी? बी से वसूली होगी और किसको दे दिया जाएगा? ए को दे दिया जाएगा। बी से वसूली होगी, किससे दे दिया जाएगा पैसा? ए को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 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 बी ने फर्म से पूछ के बिना काम किया, तो फर्म का तो पेमेंट हो गई। अब फर्म की पेमेंट बी ने करनी थी, अब ए ने करी, हमसे पूछ के नहीं करी, ए के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है फर्म। हम तो मान के चले कि पैसा पे हो गया। उस केस में नो जनरल एंट्री, करनी नहीं एंट्री। बी और ए के बीच में आपस में निपटेंगे वो, फर्म का तो कोई लेने देने नहीं है इसका। क्या लिखा हम लोगों ने? इफ देर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए पे करता है रिलेशन एक्सपेंस 2000 का, और दूसरा पार्टनर बी ने कहा था कि मैं इसे बेयर करूंगा। और जब पेमेंट की बारी है तो बी के पास पैसा नहीं था, उसने ए बोला भाई तू पे कर दे। ए ने फर्म से बोलकर पैसा कर दिया पे, तो एंट्री ये बन जाएगी।
लेकिन ए ने बिना पूछे किया, ए का तो पैसा पेमेंट काउंट ही नहीं होगा ना। ये किसका माना जाएगा, बी का। और बी को तो ये बेयर करना था, बी को तो बेयर करना था, बेयर करने की मैं एंट्री नहीं करनी होती। दिस इज हाउ दिस एंट्री विल नॉट बी है। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, ए ड्रॉ। क्या लिखा है, नो जनरल एंट्री विल रिकॉर्ड इन सिचुएशन एज इट इज एज्यूम दैट ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद बी विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द फर्म। बिना अप्रूवल के करा। ठीक है। राजू एक पार्टनर है, उसको बोला था हमने क्या करना है, लुक आफ्टर करना है प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। उस काम के लिए उसे कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा, 10,000 रुपए का। राजू को 10,000 हम देंगे, दिया जाएगा, दे दिया, एक ही चीज है। तो पहली एंट्री बनी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट राजू का कैपिटल। और राजू फर्नीचर भी लेके चला गया भाई। ये मजाक थोड़ी चल रहा है, दो दो चीज है। तुम पैसा भी ले लो, तुम फर्नीचर भी ले जाओ, इट विल नॉट हैपन। तो पहली एंट्री राजू का रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल, और राजू फर्म से पैसा लेके तो राजू का कैपिटल टू रियलाइजेशन, ऐसी एंट्री बनती है। अब आप देख रहे हैं, रियलाइजेशन डेबिट खत्म, राजू डेबिट राजू क्रेडिट खत्म, इसलिए नो एंट्री भी होती है ऑप्शन वन। ऑप्शन वन में नो एंट्री भी बनती है इसकी। अच्छा एक छोटी सी बात समझो, तुमने एक पार्टनर को बोला कि भाई रिलेशन इसमें 10,000 रख ले। आपने एंट्री बनाई रिलेशन टू राजू कैपिटल 10,000। राजू 10,000 का फर्नीचर भी लेके चला गया। क्यों ले गया भाई फर्नीचर 10,000? तो फर्नीचर की रिकवरी की एंट्री नहीं करोगे? तो हो गया। ये आपने उसे देने की एंट्री करी, रिकवरी की एंट्री करी, एंट्री म्यूचुअली कैंसिल हो गई, तो नो एंट्री भी लिखते हैं। और ये एंट्री भी बनती है। बेटर कि पहले राजू को दो, फिर राजू से ले लो। ऐसा बनता है केस। केस 13, राजू पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्म। उसको रेमुनरेशन दिया गया था 18,000 का। राजू 10,000 का, राजू फर्नीचर ले गया 18,000 का, तो क्या एंट्री करेंगे? देखिए चले जाते। पहली एंट्री क्या बनाओगे आप, पहली एंट्री क्या बनाओगे, राजूस, राजूस कैपिटल पे पहले देने की एंट्री तो करो उसे। नहीं करेंगे एक एंट्री, रुक जा, पहले एक, पहले अलग अलग करके। रियलाइजेशन डेबिट टू राजू, कितने से देंगे राजू, कितना देंगे राजू के कैपिटल को, हाउ मच वी प्लान टू पे हिम। हमने उसे दिया कितने का, 10,000 का। विल राइट, विल राइट 10,000 की एंट्री, 10,000 से और 10,000 से, ठीक है जी। लेकिन राजू भाई फर्नीचर कितने का लेके चलेगा, 18,000 का, तो क्या एंट्री बनेगी, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने से बनेगी एंट्री, 18,000 से और 18,000 से, ठीक है। एक या तो ये एंट्री बना लो। और अगर कंबाइन एंट्री बनाने का मन कर रहा है तो क्या करेंगे बताइए, राजू डेबिट क्या बनेंगे, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तब आप ऐसे एंट्री बनाएंगे, कितने से, 8,000 से, 8,000 से। दिस इज, ठीक है। शुरुआत में इसने ये बोला था बट मुझे करके दिखाना था। दिस इज फाइन। ये कौन सा पार्ट था आपके पास, ये रहा वाला, इस वाला 13 पार्ट की एंट्री बनेगी। राजू और पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर, उस काम के लिए 10,000 दिए जा रहे हैं। राजू कितने का फर्नीचर ले जा रहा है, 8,000 का फर्नीचर ले जा रहा है। तो क्या बनना चाहिए था, देखिए जरा एंट्री। तो हमने राजू को 10,000 दिया, और राजू कितने का फर्नीचर लेके चला गया, सिर्फ 8,000 का फर्नीचर। राजू टुक फर्नीचर ऑफ कितने का, 8,000 का और 8,000 का, ऐसे। जरा बनाओ क्या एंट्री बनेगी अब, कंबाइन एंट्री बनाओ क्या बनती है। तो रियलाइजेशन डेबिट टू राजूस कैपिटल, राजूस कैपिटल कितने से बनेगी अब ये, 2,000 से, 2,000 से, ऐसा भी दिखेगा। पर बुक्स में ऐसा नहीं करके दिखा रखा। सिंपल है ऐसा केस, ठीक है। अच्छा, अच्छा अगला देखिए, राजू वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। उस काम के लिए उसे अलाउड किया रेम्यूनरेशन 10,000 का। राजू टुक ओवर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 10,000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, या तो कोई एंट्री नहीं करोगे या दो एंट्री बनाओगे। रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल, राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड ले जा, रिकॉर्डेड ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अरे डिसोल्यूशन में रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं बेवकूफ बच्चे। डिसोल्यूशन में तो शरीर मर गया, जूतों की माला पहनाओ चाहे फूलों की माला पहनाओ, क्या फर्क पड़ता है उसका, इट डजेंट मैटर। मरने के बाद जितने मर्जी पाखंड कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। दिस इज डन। चलिए, अब आप जो है ना एक कुछ, अब देखिए इधर, कौन से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो चलो इधर देखो अभी। अब ये सुनो, इधर देखिए एंट्री तरह।
यहाँ जा रहा है इस एंट्री को। ये एक क्वेश्चन को करके दिखाएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पर अभी। ये कौन सा चैप्टर? ये वाला करके दिखाना मुझे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये लीजिए इसमें करिए, ये करिए फटाफट से। सॉल्व दिस, फटाफट से सॉल्व करिए इसको। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 7 है। जो भी आपने पढ़ा इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। फटाफट से करिए। दिस इज यू हैव टू डू। इसको करिए फटाफट से। स्क्रीन पे दिख रहा है आपकी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए का क्या करना है भाई? कुछ नहीं, एक एंट्री करनी है, रिलेशन टू कैश है बैंक। सीधी सी एंट्री। ठीक है जी। रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय तरुण पार्टनर, क्या करना था? रिलेशन टू तरुण का कैपिटल। बहुत बढ़िया, क्या बात है ना? बहुत अच्छा, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। मदन टू बैंक करनी है एंट्री, के मदन का कैपिटल टू बैंक करनी थी। जब फर्म पार्टनर के बिहाफ पे पे करेगी, पार्टनर से वसूली होगी। जब पार्टनर फर्म के बिहाफ से पे करेगा तो पार्टनर को पैसा मिलेगा। अभी किया था कुछ। ओम नमः सफा चट्टा है। गांधी जी। चलो अगला देखते हैं। पवन अ पार्टनर। सुनो। पवन अ पार्टनर पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 2,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 थे, पेड बाय पवन, तो कुछ नहीं, एक ही एंट्री, रियलाइजेशन टू पवन का कैपिटल खत्म, एक्चुअल एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म होता तो फिर पवन का कैपिटल टू कैश है बैंक हो जाता। आसान था। नंबर 5। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के थे, आउट ऑफ द सेट एक्सपेंस 3,000 इज टू बी बॉर्न बाय, क्या लिखा है? बॉर्न बाय कौन? फर्म। एंड बैलेंस बाय बॉर्न रवि पार्टनर। लेकिन 8,000 किसने पे कर दिए? फर्म ने पे कर दिए। रिलेशन डेबिट, रवि डेबिट टू कैश है बैंक। ठीक है जी। और देख ले, ये देखिए। नहीं नहीं बेटा, ठीक है क्वेश्चन, ये रहा देखो। ये रहा देखो एंट्री। रिलेशन टू रवि टू कैश है बैंक। देख रहे हैं ये एंट्री? ये होनी चाहिए थी। कितने लोगों ने ठीक करी? हाँ। क्या करा तूने और बता। भाई अच्छा, रिलेशन डेबिट टू कैश करेगा जब 8,000 से, तो फर्म से पूरा 8,000 निकल गया ना। फिर उसके बाद तुमने दोबारा रवि के कैपिटल टू कैश करा, फिर वो क्यों करा? फिर तुमने फर्म के, फिर तो 13,000 चला गया पैसा। अरे फर्म को तो सिर्फ 8 ही गया ना। वही तो कह रहा हूँ, 2 बार कैश करा ना। 2 बार कैश करा नहीं करना, एक ही एंट्री करनी है आपको। नंबर 5 हो गई। नंबर 5। नंबर 6। नंबर 6। रिलेशन एक्सपेंस 500 टू बी बॉर्न व्हेन पेड बाय करना पार्टनर। नो एंट्री। नो एंट्री। ठीक है। मनोज पार्टनर टू कैरी। इसकी 6 की एंट्री नहीं होनी थी। ये बढ़िया है। मनोज पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नहीं, ये रहा। रिलेशन एक्सपेंस 5,000 टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करंट। ठीक है। पार्टनर ने पे करना था, पार्टनर ने बेयर करना था, तो मैं एंट्री नहीं करनी कुछ उसकी। पार्टनर ही पे करेगा, पार्टनर ही बेयर करेगा, नो एंट्री। एंट्री नंबर 6 देखिए, 7 थी ना एंट्री, ये देखिए 7। नो एंट्री। 7 है भाई, 6 है। नो एंट्री। मनोज पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेमुनरेशन 10,000, रिलेशन टू मनोज कैपिटल 10,000 से, सिंपल। हो गया। हो गया जी। तो क्या एंट्री बनी 7 की? रिलेशन टू क्या हो गया? तो मनोज हो गया 7। ठीक है। और चले आगे। फिर लिखा हमने, देव पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और सुनो, ये डिसोल्यूशन के लिए दिए 15,000 उसको। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 8,000 के। दो एंट्री बनेगी। रिलेशन टू मनोज कितने से? 15,000 से। और रिलेशन टू कैश 8,000 से। एंट्री नंबर 8 दो बनेगी, देखिए ये एंट्री नंबर 8 दो एंट्री। रिलेशन टू देव, सॉरी देव, और ये फिर रिलेशन टू कैश। कितने लोगों ने कराई? कहाँ दीजिए, सो बैड। अच्छा रुक जा मेरी बात। देव टू कैश क्यों करेगा? देव से वसूलेगा पैसा। क्यों करेगा देव से वसूली? क्या बताया था मैंने तुम्हें? देव से वसूली कब करते? जब क्वेश्चन में क्या लिखा रहता? अच्छा सुनो, अगर ये डिसोल्यूशन था और यहाँ डिसोल्यूशन होता, तब देव से आता।
रियलाइजेशन होता, यहाँ भी रियलाइजेशन होता, तब हम देव से भी पैसे वसूलते, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग एंट्री करें। नाइन्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न पवित्र बाय अ पार्टनर। बॉन्ड किसने कर रहे थे? पवित्र ने। लेकिन पे किसने कर दिया? हितेश ने। और फर्म से पूछ के करा होगा, तो फर्म क्या करेगी? पवित्र से लेगी और किसे दे देगी? हितेश को दे देगी। तो एंट्री बनेगी पवित्र का कैपिटल डेबिट और हितेश का कैपिटल क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी देखो, अ, पवित्र का कैपिटल डेबिट टू हितेश का कैपिटल, ये एंट्री बनी। दिस इज फाइन। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ही तो कर रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ, बोलो। बेबक पार्टनर पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो पहली एंट्री रिलेशन टू देव 15,000 से, फिर देव टू कैश 8,000 से, तब ऐसा होता। 20,000 क्यों होगा? 23,000 हो तो रहा है। रिलेशन 15,000 से डेबिट हो रहा है, फिर रिलेशन 8 से डेबिट हो रहा है, हो तो रहा है। जो हमने अभी एंट्री करी उसमें दोनों बार हो तो रहा है डेबिट। ये आपने देख लिया क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे ही रुक जाइए। हेलो। नहीं, ये तो हम कर चुके हैं ना, इलस्ट्रेशन की। एक और देखिए जरा आप। तो इधर देखिए क्वेश्चन को। अरे कितना कंफ्यूजन है यार यहाँ पर। सारे कागज एक मिनट रुकिए। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। डिसोल्यूशन का। अरे आराम से भाई। चलिए देखिए जरा, इधर देखिए आप। इसे करिए 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करिए फटाफट से। 18 को निपटाइए जल्दी से। वाइंड अप करना है इसको फटाफट से। क्वेश्चन 18 करिए जल्दी से। मतलब जो आपके बुक में क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, जल्दी से निपटाइए इसे। बस बस इधर देखो ना, देखिए ध्यान दीजिए। आह, धर्म पार्टनर वॉज अपॉइंटेड फॉर द डिसोल्यूशन रेमुनरेशन 12,000 रुपए का। ठीक है, ध्यान से देखना जरा आप। तुमने पूछा था पिछली बार क्वेश्चन, अभी थोड़े दिन पहले। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंस फर्म नहीं बेयर करने थे, लेकिन पार्टनर बीच में आ गया, उसको आपने 12,000 रुपए का क्या दे दिया? पैसा दे दिया। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 रुपए किसने पे करे? धर्म ने पे करे। तो हमें उससे क्या मतलब है? हमने कितने का ठेका दिया? तो हमारी एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? 12 से। 11 का हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 11,000 पेड बाय फर्म होता, तो फिर धर्म से रिकवर कर लेते। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या बनेगी? रिलेशन अकाउंटेबिलिटी धर्म का कैपिटल अकाउंट। रुको भाई, रुक जरूर। पहले मुझे पढ़ने दो क्वेश्चन में क्या लिखा है। धर्म वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट ए रेमुनरेशन ऑफ 12। ठीक है जी। रुक तो जा यार, रुक जा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर टू बी borne बाय द फर्म। नहीं, रुको 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 रुको, सुनो बात, सुनो सुनो, फर्क देखा, अब देखो दोनों का फर्क देखना। इसी लेने की हिंट है। धर्म पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन का प्रोसेस। डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखेगा वो पूरा का पूरा, और उसका रेमुनरेशन 12,000 रुपये होगा। ठीक है। और जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बेयर करेगी? फर्म करेगी बेयर। ठीक है। और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 11,000 थे, वो किसने भर दिए? धर्म ने भर दिए। तो समझिए,
यहाँ क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है? ये जो जो एक शब्द प्रोसेस यूज कर रहा है, प्रोसेस क्या होती है? लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी करनी है, ठीक है। उस प्रोसेस के खर्चे भी होते हैं कुछ, ठीक है। देखिए, दो चीज समझना एक बात। ए रुको, मुझे फर्म को लीगली क्या करना, वाइंड अप करना है, ठीक है जी। लीगली वाइंड अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप करने के बाद एक फीस भरनी पड़ेगी, तब हमारी फर्म क्या होगी, वाइंड अप होगी। तो ये फॉलोअप करना, रजिस्ट्रार के पास जाना, पेपर तैयार कराना, ये काम किसको दिया गया? धर्म को दिया गया, ठीक है। और जो फीस भरनी है, वो धर्म थोड़ी भरेगा, नहीं भरेगा धर्म उसको। धर्म तो उस काम को पूरा करेगा ना। लीगल, पढ़ो क्या लिखा है। धर्म पार्ट टू अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, प्रोसेस डिसोल्यूशन की। और डिसोल्यूशन की प्रोसेस में जो खर्चा, डिसोल्यूशन की प्रोसेस में जो फाइनली बंद करने का खर्चा होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के लिए 12,000 दिए जा रहे हैं, ठीक है। कि जा भाई, तू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाएगा, फॉलोअप करेगा, जो जो कागज जरूरी है वो लगाएगा, ये सब काम करेगा तो ठीक है जी। इसके लिए हम तुझे 12,000 रुपये देंगे, हम किसी बाहर वाले सीए को ना हायर करके हम तुझे हायर करें, तू इस काम को कर लेना। लेकिन अच्छा, एक बात बताओ मुझे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है, मान लो, ठीक है। उस काम के लिए आप उसे 1,000, 1,500, 2,000 रुपये देते हो। और इनकम टैक्स में आपकी तरफ टैक्स पे करने का आ जाता है, उसे कौन भरेगा? वो सीए भरेगा क्या? वो कौन भरेगा भाई? तो तुम ही भरोगे ना। तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस पे करने के लिए आपने धर्म को बोल दिया तू 12,000 रुपये ले ले। लेकिन डिसोल्यूशन करने का जो खर्चा है, फर्म को डिसॉल्व करने का जो लीगल एक्सपेंस है, वो कौन भरेगा? धर्म थोड़ी भरेगा अपनी पॉकेट से। इसलिए यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी बन। हाँ, एक्सपेंस। अगर ये लिखा रहता क्या, एक्सपेंस यहाँ पर शब्द, तब हम कितने से एंट्री करते? 12 से करते। यहाँ प्रोसेस शब्द, बहुत स्मार्टली प्रोसेस शब्द यूज कर लिया। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपने क्या एंट्री करी है? रियलाइजेशन डेबिट टू धर्म पहले 12,000 की थी, और फिर जो 11,000 वो एक्सपेंस जो उसने भरा था, जो फर्म को भरना था, उसका भी रियम्बर्समेंट उससे करेंगे। तब जाके दो एंट्री होगी। इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, जब उसे एग्जाम में जाए तो उसे रिवाइज जरूर से करना। रीजन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि प्रोसेस का मतलब है कि सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटी, पेपर वर्क तैयार कराना, फॉलोअप करना, उसके पास जाना, डेट लेना, वैसा करना, ठीक है। भाई रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म बोलता है क्यों करवा रहे हो भाई? प्रॉफिटेबल नहीं है ये, वो कोई भी रीजन दे दिया। पार्टनर से लिखवा के लाओ, पार्टनर से लिखवा के लाए, सेम पेपर पे लिखवा के लाओ, पार्टनर को विटनेस कराओ। इतने दुनिया भर के काम होते हैं ऐसे करने के लिए। इन सब कामों के लिए आपने धर्म को अपॉइंट करा 12,000 रुपये, ठीक। ये चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करते 12,000 में। लेकिन जो डिसॉल्व करने का खर्चा है, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, वैसे डिसॉल्व का खर्चा भी होगा। वो फीस कौन भरेगा? वो तो फॉर्म ही भरेगी ना। लेकिन वो भी किसने भर दिया? धर्म ने, इसलिए 23,000 की एंट्री बनी है। अच्छा, जय अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन। क्या लिखा है भाई? लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब यहाँ प्रोसेस शब्द नहीं आया, देखो। और आगे देखते हैं। उसको कितना दे दिया? वाज टू बी पेड 15,000 इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। आप देख रहे हो क्या लिखा है? कितना दे रहे हैं उसे? 15,000 दे रहे हैं। उस 15,000 में उसका आना जाना, प्रोसेस, और जो खर्चा वो भी शामिल है, इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय और अदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जे। तो क्या होगी एंट्री, बताइए। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू किससे हो जाएगा? जे। लेकिन सुनो, उस, अरे पहले रुको तो सही भैया, रुक जाओ, रुक जाओ। दो एंट्री होगी, एक एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी? रिलेशन टू जे। पहली एंट्री रिलेशन टू जे हो जाएगा। रुको 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 रुको। दूसरा, दूसरा फिर आप 16,000 किससे वसूलोगे? जे से वसूल के किसे दोगे? विजय को दोगे। तो देखिएगा यहाँ पर। हाँ, तो आपकी क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जे 15,000 से, और फिर जे से वसूल के किसे देंगे पैसा? वो विजय को देंगे। ऐसा करना था आपने। अदरवाइज इट वॉज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा खर्चा देखने की जे की थी। और अगर जे ने, अगर बोलता, क्या सुनो, अगर बोलता बिजनेस में एक्सपेंसेस पेड बाय जे, तो हमें एक ही एंट्री करते हैं, रिलेशन टू जेस कैपिटल कितने से? 15,000 से, फिर 16,000 की एंट्री में करनी नहीं थी। लेकिन वो किसने पे कर दिया? दूसरे पार्टनर ने पे किया। तो और फर्म से पूछिए कि बोला, किससे पूछ के क्या होगा? फर्म से। अगर ये आपस में करते तो कोई एंट्री ना होती, हम ये मान के चलेंगे किससे पूछ के किया उसने? फर्म से पूछ के किया। डाउट है कुछ क्या? नेक्स्ट। जब तुम, असल में क्या होता है, कोई डाउट होता है, जब तक मुझसे डाउट होता है तो तुम ऐसे दिखा देते हो मुझे, फिर लगता है पता नहीं क्या डाउट है या नहीं। इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ आई एम आस्किंग योर डाउट, ऐसे।
दीपा पार्टनर हु वाज टू हैंडल डिसोल्यूशन, उस काम के लिए उसे कितना दिया जाएगा? 7,000 दिया जाएगा, इंक्लूडिंग एक्सपेंस बोला गया है। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम द फर्म। पहली एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा, और दूसरी दीपा टू कैश। दीपा टू कैश, दीपा टू कैश, दीपा टू कैश, ये 6,000 से उससे वसूली कर लेंगे। हाँ? कोई बात नहीं। नंबर नेक्स्ट, देव पार्टनर एग्री टू, सुनो, देव पार्टनर एग्री टू डिसोल्यूशन 7,500। अब सुनो, ही टुक स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू एज हिज रेमुनरेशन। द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू देव, दूसरी एंट्री देव टू रियलाइजेशन। अरे जब तुमने देखो, एग्री टू डू द डिसोल्यूशन फॉर रुपीज 7,500, क्या अलग करी तुमने एंट्री? क्या एंट्री करी? करी नहीं एंट्री, क्यों? हाँ, नो एंट्री भी तो हो सकती है। बेटा बात तो समझ, पहले रिलेशन टू देव, फिर देव टू रियलाइजेशन, ऐसे करके नो एंट्री बन सकती है, डी, नो एंट्री बनती है। ऑल्टरनेटिवली क्या बन सकती है एंट्री इसकी? कि रियलाइजेशन टू देव कर दिया, फिर देव टू रियलाइजेशन कर दिया, ऐसी भी एंट्री बनती है। नो एंट्री भी कर सकते थे। जी, वो पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, उस काम के लिए उसे दिया जाएगा 10,000 रुपए। ही एग्री टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ही एग्री टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी, एंड एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जी 12,000, एंड दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जी बाय ड्रॉइंग कैश। मतलब उसने फर्म से निकाल कर भर दिया ना, तो फर्म से वसूली करेगी। भाई देखो, आखिरी चीज कहाँ क्लियर हो रही है? यहाँ क्लियर हो रही है। उसको 10,000 दिए, अब वो 12 पे करे चाहे 8 पे करे, उसकी परेशानी। लेकिन वो क्या करता है, बाद में पैसा फर्म से निकाल के भर देता है। पहले फर्म क्या करेगी? उसको पैसा देगी, देखिए, पहले फर्म देगी उसको पैसा 10, फिर उससे रिकवर कर लेगी। ऐसा जाके केस हुआ। तो इस तरह के केसेस आपके पास क्या बनते हैं? कहाँ? रिलेशन एक्सपेंस रिलेटेड। इससे कहीं ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया उसका। चलिए अब दोबारा से चलते हैं उस पॉइंट पे। अब आइए वर्कमैन कंपनसेशन वाला पॉइंट। तो ये सब डिस्कस करने के बाद जनरल एंट्रीज आपकी खत्म हो जाती हैं, तब आप जनरल एंट्री के इलस्ट्रेशन कर पाएंगे आराम से। क्या चीज? खड़े आगे, लेके चले। मैंने कहा था ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है, वो हम क्लेम के साथ लेके चलते हैं, क्लेम। अगर वर्कमैन कंपनसेशन में 50,000 देर इज नो क्लेम, तो क्या करेंगे एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू पार्टनर्स कैपिटल, बांट के छुट्टी कर दीजिए, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो, है ना? पहला पहला वाला पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी, ये पार्ट पूरा हो गया। अच्छा, अब की बार क्या हो गया? क्लेम 20,000 का आ गया। क्या आ गया? क्लेम 20,000 का आ गया। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पहली एंट्री क्या करेंगे आप यहाँ पर? देखो सुनना बेटा ध्यान से। पहले हम क्या करते थे ना, चेंज इन पीएसआर एडमिशन टाइम डेथ में वर्कमैन कंपनसेशन टू, ना ना, तो क्लेम फॉर कंपनसेशन करते, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, ऐसे। अब क्लेम फॉर कंपनसेशन नहीं करेंगे, उतना अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में डाल देंगे। कैसे, जरा देखिए। हमने क्या लिखा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा 50,000 का, ये ट्रांसफर कर दिया कहाँ? रियलाइजेशन में, और बाकी पार्टनर्स में बांट दिया। तो देखिए, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में कितना चला गया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50 का, और पार्टनर्स की कैपिटल में कितना चला गया? 15, 9 और 6। बचा हुआ पार्ट आपने पार्टनर्स में बांट दिया। पूरी एंट्री खत्म हो गई। अब आपके क्वेश्चन में चाहे न भी बोले, वो जो क्लेम है उसको आपको क्या करना है? पे ऑफ करना है। तो आप डेबिट साइड में क्या करते हैं? डेबिट साइड में यहाँ देखिए, इधर, इधर देखिए, डेबिट साइड में यहाँ पर, यहाँ डेबिट साइड में, अभी किधर चला गया? ये रहा डेबिट साइड में, कैश है बैंक करके कितना पे कर दिया? देखिए आपने यहाँ पर, कैश है बैंक करके 20,000 पे कर दिया। और एक कैश है बैंक कहाँ जाएगा? कैश है बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी चला जाएगा। सी योर एंट्री, पहली एंट्री ये बनेगी, दूसरी एंट्री ये बनेगी। आपको एसेंशियली ये जो आप क्रेडिट साइड में डाल रहे हो ना रियलाइजेशन का, क्लेम है बेसिकली, लाइबिलिटी बोल के डाल रहे हो उतना, और फिर उसे पे ऑफ कर देना है। आउट ऑफ 50, 20,000 का क्लेम, तो 20,000 के क्लेम के बराबर वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, बचा हुआ पार्टनर में बांट दो। क्लेम तो तो बटा तो डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? हाँ, सारा जाता। अगर क्लेम ना, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाता? पार्टनर्स में नहीं जाता ना अभी यार। ये क्या किया पिछले वाले में? ये क्या किया है? कहाँ गया रियलाइजेशन में कुछ? केस टू। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन पूरा रियलाइजेशन में डाल के 20 डालते हैं। आई सजेस्ट यू, ये नहीं करना आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, डोंट डू दिस। ये नहीं करना, दिस केस नहीं।
पहला वाला केस मोस्ट एक्सेप्टेबल केस होता है, नहीं करेंगे ऐसा कि पहले पूरा 50 डाल दो फिर 20 पे कर दो। नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एलिमिनेट हो गया, नहीं करना ऐसा। पहले वाले केस से करें आप, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। क्योंकि कुछ बुक्स में दे रखा था केस थ्री, देखिए केस थ्री में क्या कहानी आपके पास है कि 50,000 के बराबर ही कंपनसेशन आ गया, तो चलो कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सा है। वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन 50,000 से 50,000 चला गया, और फिर रियलाइजेशन करके वो पूरा 50,000 पे कर देना, 50,000 पे कर देना, कैपिटल में कुछ गया ही नहीं, खत्म। लफड़ा तब होता है जब क्लेम 50 का और पेमेंट जा रही है 60 की, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन 50 का और कंपनसेशन का क्लेम कितना है 60 का। दैट वाज द लास्ट केस, ये हमने चेंज इन पीएसआर वगैरह में भी पढ़ा था, ये रहा आपका 60 का। तो ये सबसे आसान होता है, कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना है देखिए, दिस इज सो सिंपल। कैसे, यहाँ देखिए, आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ट्रांसफर कर दिया 50,000 और पेमेंट 60 की कर दी, काम खत्म। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 10 का लॉस हो गया, काम खत्म। दिस इज व्हाट वर्कमैन कंपनसेशन, ये ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। अब आप बोलेंगे ऐसा ट्रीटमेंट जरा देखिए, यहाँ देखिए आपके पास, इधर देखिए जरा आपके पास, बिल्कुल यही तरह की इलस्ट्रेशन आपके सामने दिख रही है, और ऐसा क्वेश्चन शायद 5 नंबर का आने के चांस भी बनता है। ये कौन सा इलस्ट्रेशन था, फर्स्ट सेकंड, ये रहा, ये देखो दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस, देख लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस 75,000 था, तो क्या किया उसका, बांट दिया, कुछ नहीं करना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 का था, लायबिलिटी कितनी की 35, तो क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन 35 ट्रांसफर कर दी, और बाकी बचे को क्या कर दिया, पार्टनर्स में बांट दिया, काम खत्म। और फिर उसकी पेमेंट की एंट्री भी करी 35 की, दिखा ना अभी, पेमेंट की एंट्री भी करी, 3 एंट्री बनी उस केस में। आगे चलते हैं जरा देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था, 60 का, लायबिलिटी 75 की, तो क्या करा आपने, क्या लिखा आपने, पूरा वर्कमैन कंपनसेशन 60 का ट्रांसफर करा, 75 की पेमेंट कर दी, रिलाई कुल मिलाकर 75 की पेमेंट करिए, 60 की अलग और 15 की अलग, हो गया। फिर आपके पास क्वेश्चन क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड नील था, लायबिलिटी 15 की थी, कोई बात नहीं, फिर तो रिलेशन टू बैंक करना है, एक ही एंट्री बनती है, रिलेशन टू बैंक 15,000 की, काम खत्म। दैट वाज योर केस, वो इलस्ट्रेशन वैसा बन के आ सकता था। ठीक है जी, क्या इलस्ट्रेशन नंबर थी देखो जरा ये वाली, इट वाज इलस्ट्रेशन नंबर कितना, 4। वर्कमैन कंपनसेशन का जो केस पड़ा उससे रिलेटेड था। चलिए एक केस और देखते हैं। व्हेन नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज देयर, अभी बोला, और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 60,000 का, तो सीधी पेमेंट कर देनी है, अभी करी थी, सीधी पेमेंट हो गया, काम खत्म। ठीक है, हाँ, इसका नहीं है ना, तो क्लेम तो पे करना ना रिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह। डिसोल्यूशन में पहले रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं, डिसोल्यूशन में तो सीधा पेमेंट होती है। अगर आपके पास सिर्फ एक एडजस्टमेंट है कि क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 50,000, तो क्या करोगे उसका डिसोल्यूशन में, ये थोड़ी। अगर ये चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन होता है एडमिशन रिटायरमेंट का, तो मैं एंट्री बनाता क्या, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, ऐसे एंट्री करता है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। यहाँ थोड़ी करेंगे, यहाँ तो सीधा पे करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोल के सीधा पे कर देंगे। क्लेम फॉर कंपनसेशन 60 का है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक 60, खत्म। डिसोल्यूशन में तो ये काम होता है, डिसोल्यूशन में थोड़ी पहले रिकॉर्ड करोगे फिर पे करोगे, बिल्कुल नहीं, इट गोज इन दैट वे। जैसे मान लो चेंज रिकॉन्सिलिएशन में एंट्री होती है कि रियलाइजेशन क्लेम फॉर कंपनसेशन 60,000 इज पेड, तो आप पहले एंट्री बनाते क्या, रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, अगली एंट्री क्लेम फॉर कंपनसेशन टू बैंक, ऐसे एंट्री बनती, पहले रिकॉर्ड करते फिर पे करते, कंबाइन एंट्री रिवैल्यूएशन टू बैंक ऐसे बनती। यहाँ नहीं होगा, यहाँ रियलाइजेशन टू बैंक सीधी एंट्री करके पे कर देंगे। रेजोल्यूशन में भूल जाइए, किसी को रिकॉर्ड नहीं करना, सीधा पे करना है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स और बिक गई तो आपको एंट्री करनी है कैश टू रियलाइजेशन, सीधा ही एंट्री करेंगे, थोड़ी करेंगे पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको पे करेंगे, ऐसा नहीं करना। वो सब चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में होता है, जो कि हम कर चुके हैं। और आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, इधर देखो, हाँ, ये बड़ा क्रिटिकल केस है भाई, ध्यान से देखना, ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आप देखिए यहाँ पर, पार्टनर्स लोन अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, है ना, ये कौन सा लोन है जो हमने ले रखा है, ठीक है। इट implies that firm has taken a loan from the partner and the firm is liable to pay back to the partner,
Loan by partner is not transferred to relation account. It remains in the account itself. At the time of settlement, that is payment of liability, partner loan is paid after paying outside liability and but before the final payment of capital. आपने बताया ना, पहले थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर का लोन, फिर कैपिटल, ऐसा करके पेमेंट करते हैं। बताया था अभी जब हमने डिस्कशन की शुरुआत में बताया था। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, रीता एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, इसी के केस के हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं अलग अलग केसेस, ठीक है। रीता एक पार्टनर थी और रीता का लोन कितने का था, 25,000 रुपए का था। या रीता का लोन सेटल 25,000 में, तो एक एंट्री बनाएंगे, रीता का लोन डेबिट टू कैश बैंक, खत्म। यही करते थे हम पहले, कहीं ट्रांसफर नहीं करते थे, सीधा पे ऑफ करते थे। दिस एंट्री इज फाइन। रीता का लोन, इट सेज रीता का लोन कितने का है, इट सेज रीता का लोन कितने का है, 25,000 का, जिसे सेटल कर दिया कितने में, 30 में। तो भाई ज्यादा कर दिया ना आपने, तो पहली एंट्री रीता का लोन डेबिट करेंगे और नीचे कर देंगे कैश 30 का, डिफरेंस कितने का आ गया, 5,000 का। कहाँ से भरेंगे डिफरेंस को, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, कैसे जाएगा जरा देख लीजिए यहाँ पर, इस तरह से ये बनाएंगे आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि दिक्कत लगती है लोगों को ऐसे, तो समझ ही नहीं आता कि क्या करने वाली बात है। इधर देखिए ऐसे, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, और मुझसे पूछो छुटकी, क्या पूछना है आपको। देखो, अब आप देखिए, ये हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, और इसी के नीचे कैश या बैंक अकाउंट बन जाएगा, इसी के नीचे कैश या बैंक अकाउंट, ये देखिएगा। चलिए, क्या करना है भाई, देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रीता का लोन कितने का है, 30,000 का, कितने में सेटल कर दिया, ये एंट्री कर दिया आपने। आप ट्रांसफर कैसे करेंगे जरा देखिए, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी कितने का, 30,000 का, नहीं 25,000 था ना शायद, 25,000, ऐसे कर दिया। और पेमेंट कितने की करी आपने, यहाँ बैंक, बैंक बोल के कितना कर दिया आपने, 30,000, ठीक है। ये देखिए ऐसे 30,000 यहाँ लिखा जाएगा। जो डेफिशिएंसी होगी कहाँ से पूरी करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट से। लॉस है कितने का, 5,000 का, इस तरह से पूरा करके 30,000। और आप देखिए, कभी भी कभी भी पार्टनर्स का लोन रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन उसके सेटलमेंट में जो लॉस है प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होता है। रिलेशन कौन सी साइड में बैठा हुआ है, अच्छा ये फायदा है नुकसान है पहले तो बताइए। लॉस है, लॉसेस जाते हैं इस तरफ और गेन जाते हैं कहाँ, इस तरफ। तो विच साइड आई हैव टू शो यार, इधर क्या बोल के सुनाऊंगा मैं यहाँ पर, रीताज लोन ब्रैकेट में क्या, लॉस कितने का, 5,000, सिर्फ इतना जाएगा इधर, ऐसे एंट्री जाएगी। और अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा बैंक, और ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, रीतास लोन का लॉस, ऐसे ऐसे लिखूंगा। दिस इज हाउ इट विल हैपन। तो ये कौन सा केस था आपके पास, जब रीता, अब रीता का लोन कितने का, 25,000 का, सेटल कितने में हुआ, 20,000 में। 25,000 का रीता का लोन था, कितने में सेटल हो रहा है ये, 20,000 में। तो देखिए क्या एंट्री बनती है अब आपकी यहाँ पर, आपने लिखा रीता का लोन कितने से, 25,000 से, पेमेंट कितने की कर रहे हो, सिर्फ 20,000 की, फायदा कितना हो गया, 5,000 का। कहाँ भेजोगे उस फायदे को, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तब एंट्री कैसे बनेगी जरा इधर देखिए, फिर से यहाँ, रीता का लोन कितने का था, 25,000 रुपए का, ठीक है, 25,000 का, और पेमेंट कितने की कर दी आपने, 20,000 की, 20,000 की, ये 25,000 था यहाँ पर, दिस वॉज 25,000 यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इधर जाएंगे, क्या लिखेगा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या हो गया, गेन हो गया आपको कितने का, 5,000 का, ऐसे करके। अब ये एंट्री जो है ना ये, अब गेन हुआ तो किस तरफ जाएगा वो बताइए, गेन होगा तो कहाँ उस तरफ जाएगा। एंट्री देखिए आपके पास कितने की थी, एंट्री में क्या लिखा है, रियलाइजेशन ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से, किस नाम से लिखा जाएगा ये,
रीताज लोन के नाम से लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा रीता के लोन के नाम से? 5,000 ऐसे। कभी भी पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट साइड में नहीं जाता। ठीक है। लेकिन अभी एक केस दिखाऊंगा जहां पूरा का पूरा अमाउंट वहां दिखेगा। अभी दिखाएंगे क्यों जाएगा ऐसा। क्या ये एंट्री क्लियर है? ये हमने करा किस पार्ट को? वी हैव डन दिस पार्ट। ये वाला पार्ट। यहाँ आ जाइए, ये बड़ी एंट्री यहाँ मैंने जानबूझ के काटा हुआ है। हाँ। अब देखिए क्या। रीता का लोन 25,000 का था और पार्टनर स्टॉक लेके चला गया। उसने कहा मेरा लोन जो है तुम पैसा मत दो मुझे, उसके बदले में स्टॉक दे दो। स्टॉक कितने का? 30,000 का था। ठीक है। 25 के बदले में स्टॉक 30,000 का जा रहा है, तो एंट्री क्या बनती है? ओरिजिनल एंट्री देखिए कैसे बनती है। ऐसे बनती है। रीता का लोन डेबिट करा कितने से? रीता का लोन डेबिट करा 25 से। पेमेंट कितने की कर दी? 30,000 की। नुकसान हो गया कितने का? ठीक है। ऐसा। अब रिलेशन डेबिट रिलेशन क्रेडिट, तो फाइनल एंट्री कितने की बनती है? लेकिन एंट्री ऐसे लिखी जाएगी, रीता का लोन डेबिट 25,000 से और रिलेशन कितना? स्टॉक 30,000 का माइनस 5,000 का लॉस 25,000 से, ऐसे करके। अब जरा मुझे बताइए रिलेशन अकाउंट में कैसे दिखेगा ये? देखिए कैसे दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास बैलेंस बीडी था। बैलेंस बीडी था ना 25 का, है ना? और हमने कितने में सेटल किया इसे? क्या 30,000 का क्या लिया हमने? हाँ रुक जा रुक जा, ऐसे लिखेंगे ना, देखो ऐसा। 30,000 का स्टॉक लिया तो यहाँ रियलाइजेशन लिखेंगे ना। कितने से लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर। और कितने का लिखेंगे? 30,000 का। तो 30,000 ये हो गया। अब ये यहाँ यहाँ रियलाइजेशन हो गया ना आपके पास, लॉस बोल के कितने का? 5,000 का। अब आपकी ये वैल्यू कितने की दिखेगी? दिस वैल्यू विल बी शोन एज कितने का? 30,000 का। ऐसे प्रेजेंटेशन जाता है। अब जरा देखिए यहाँ एंट्री के हिसाब से। रिलेशन डेबिट और रिलेशन क्रेडिट दोनों तरह से हो रहा है। लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना। भाई मुझे बताइए, स्टॉक ऑलरेडी कहाँ पड़ा होगा आपके पास बुक्स में? डेबिट साइड में। स्टॉक यहाँ कितने का पड़ा होगा बताइए? 30,000 का पड़ा होगा ना। जिसके अच्छा स्टॉक कितने का पड़ा? ऑलरेडी 30,000 का। ठीक है। करेक्ट। और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से कर रहे हैं आप? तो अब आप देखेंगे यहाँ क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे। रुक जा बेटा, यहाँ ऐसे नहीं करना। ऐसे लिखना है इसको, इसको ऐसे लिखना है। रिलेशन रिलेशन थोड़ी लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा क्या मैं? रीताज लोन। रीताज लोन कितने का लिखूंगा? रीता का लोन कितने का? 25,000 का। रीता का लोन देखो जरा, एंट्री में देखो। रिलेशन अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड। देखो। और अपोजिट में कौन? रिलेशन। रिलेशन तो लिखेंगे नहीं, अपोजिट में कौन है? रीता का लोन कितने से है? 25 से। ऐसे जाएगी एंट्री। तो ये जो लॉस की एंट्री होती है ना, ये डेबिट, इसलिए मैंने इस एंट्री को काटा है। क्यों? क्योंकि जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो क्या देखेगा? ये ऑलरेडी 30 पड़ा था, वो 25 का बन गया, तो ऑटोमेटिकली लॉस दिखेगा ना। बच्चा पता क्या करता है? यहाँ दोबारा से 5 लिख देता है। अभी 25 मैंने पहले लिखा, 5 दोबारा लिखा, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो लॉस कहाँ आया? स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है यहाँ 30,000 का। उसके इस स्टॉक के बदले में क्या सेटल कर रहा हूँ? 25,000 का। स्टॉक इज ऑन डेबिट साइड 25, 30। और रीता का लोन क्रेडिट साइड में 25,000 का, तो 5,000 का तो लॉस अपने आप हो गया ना। इसे एंट्री में अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम ऐसी वाली एंट्री करके दिखाते हैं ऐसे। क्या बोले गांधी जी, बताइए, गड़बड़ लग रही है कुछ? नहीं, ऊपर से निकल गया। हाँ दिख रहा है चेहरे पे। रीता का लोन 25,000 का था। 15,000 के स्टॉक से हमने सेटल करा, तो देखो कहानी का ट्विस्ट ऐसा था। अब की बार देखिए। अब की बार स्टॉक कितनी वैल्यू का है ये? 15,000 की वैल्यू का स्टॉक है अब की बार। मत करो। 15,000 की स्टॉक की वैल्यू का है ये। ठीक है। 15,000 का, तो हमने क्या करा एंट्री में देखिए। हमने लिखा रीता का लोन कितने से? वी हैव रिटर्न रीता का लोन कितने से? 15। रीता का लोन 25 का पूरा चला गया। उसके बदले में स्टॉक कितने का गया? 15,000 का गया। 10,000 का क्या हो गया? गेन हो गया। आप कैसे दिखाएंगे जरा इसको देखिए ध्यान से। और या फिर कंबाइनेटरी रीता का लोन टू रिलेशन ऐसे करना था, गेन मिला के दिखाना था, लॉस हटा के दिखाना था। अच्छा। अब देखिए कैसे करना था। रीता का लोन अकाउंट में चले गए हम लोग। रीता के लोन अकाउंट में यहाँ, ये वाली एंट्री यहाँ से हट जाएगी। ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 25,000। पैसा वसूली स्टॉक के नाम पे कितने की हुई? सिर्फ 15,000 की। रियलाइजेशन के नाम पे लॉस कितने का हो गया? 10,000 का लॉस हुआ ना। टोटल कितना हो गया? 25,000। ये बनेगा, ये किसका अकाउंट है ये? दिस इज रीतास प्रॉफिट हुआ ना। हाँ प्रॉफिट हुआ, गेन। गेन हो गया। ऐसे चला गया। अब यहाँ दिखाना है हमें एंट्री। ये स्टॉक ऑलरेडी 15,000 का पड़ा हुआ है। ठीक है।
इसके अगेंस्ट हम क्या सेटल कर रहे हैं? लोन। तो मैं देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा? रीता का लोन, यहाँ लिखूंगा मैं रीता का लोन, ठीक है। यहाँ रीता के लोन के ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? स्टॉक। और उसकी वैल्यू कितनी लगाऊंगा मैं यहाँ पर? 25 नहीं लगाऊंगा भाई, 15,000 लगाऊंगा। अब हम क्या हो गए? बराबर हो गए। और फिर लिखूंगा यहाँ दोबारा से क्या? रीताज लोन। ब्रैकेट में लिखूंगा क्या? गेन। कितने का? 10,000 का। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखना आप, ताकि पता चले कि 15,000 का स्टॉक लिया और 10,000 का आपको क्या हो गया? गेन हो गया। सर से दिखना है ऐसे। ये दिखेगा कब? जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? रीता। फिर रीता का लोन 25 का, डेबिट में स्टॉक लिख दिया 15,000 रियलाइजेशन, बाकी का 10,000 क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है। और ये रियलाइजेशन यहाँ पर कहाँ, कौन सी साइड में बैठा है? डेबिट साइड में, तो उधर कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। रीता का लोन लिखेंगे 15,000 का, स्टॉक स्टॉक खत्म हो गया। बाकी का जो 10,000 आप क्रेडिट में डाल रहे हो, इसका मतलब गेन है आपको। तो दिस इज हाउ दिस पार्ट इज डन। ये वाला पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। और ये होता है क्या? लोन डेबिट वाला। डेबिट वाले लोन का क्या मतलब है भाई? हम्म? दिया लोन, तो कुछ नहीं बोले तो उसकी रिकवरी करते हैं सीधा। If partner's loan appears on the asset side of the balance sheet, it implies that the partner has taken loan from the business and he is liable to pay, and partner is liable to pay back to the business. In such a case, loan amount is recovered in cash. ये ट्रीटमेंट एनसीईआरटी का ध्यान रखना। कई बार बुक्स में क्या कर रखा है? उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। मैं नहीं करूंगा ऐसा। एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं कर रखा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? हाँ, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, दिखा रखा है। आपकी बुक ने दिखा रखा है, इसलिए लिख रखा है। सीता इज अ पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म। सीता का लोन था 30,000 रुपए का। आप एंट्री बनाएंगे कैश बैंक को, सीता का लोन 30,000 से। या फिर सच लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रीटमेंट टीएस ग्रेवाल ने कर रखा है, वैसा वाला। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जनरल एंट्री के जो मैक्सिमम एस्पेक्ट्स थे वो हमने कवर करे इन दो क्लासेस में, है ना। अब आप क्या करेंगे कि अभी इधर देखिए, ये लोन वाला पार्ट खत्म हुआ। इधर चलिए जरा यहाँ पर। आई जस्ट गो हियर। अब देखिए, एक रैंडम कोई भी एक एंट्री उठा के देखते हैं, और आप देखिए कि आप उनमें से कितने पार्ट को देख पाते हैं। इनफैक्ट आई टेक दिस पार्ट। ये देखिए, यहाँ देखिए आप। ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला। इसको देखिए जरा करके, 16वां क्वेश्चन करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 देखिए। सोल्यूशन नहीं देखना बस आपने, क्या दिख रहा है देखिए। अब ये मिक्स क्वेश्चन, आप किसी भी वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्म अमाउंट 2,600 पेड बाय फॉर्म अमन, पार्टनर अमन। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू अमन का कैपिटल, बढ़िया। अ क्रेडिटर 4,500 टुक ओवर स्टॉक वैल्यूड 5,200 इन फुल सेटलमेंट, मतलब कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, बैंक टू रियलाइज, बैंक टू अनरिकॉर्डेड नहीं लिखना, ठीक है, वो भी हो गया। रिमेनिंग क्रेडिटर अमाउंटेड 20,000 वर पेड एट, क्या लिखा? डिस्काउंट 5%। क्रेडिटर ऊपर कहीं लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए। 20,000 को 5% कम कर दो, कितना? अब 1,000 एंट्री होगी क्रेडिटर टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। कितने से? 19,000 से। रिमेनिंग स्टॉक 30,000 टेक ओवर विमल पार्टनर डिस्काउंट। 30,000 का 20%, 6,000 कम कर दिया, एंट्री होगी 24,000। विमल का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से? 24,000 से, हो गई एंट्री। अगली एंट्री, इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू 10,000 थी, 40% में, यानी कि कितना? 4,000 में रियलाइज हुआ। एंट्री क्या होगी? कैश है बैंक टू रियलाइजेशन, कितने से? 4,000 से। बिंगो, 23 में आया हुआ क्वेश्चन था। 6 एंट्री है, 6 नंबर का क्वेश्चन था। क्या मजा आके बोलो। 2023, है ना। आसान है ना, देखो अब जनरल एंट्री करना कितना आसान है, देखिए। और देखिए जरा इधर ऊपर। अबे एक मिनट रुक जाए, एक और देख लो बस। ये वाला क्या चीज है? ठीक तो है। अभी तुम रेशो के लिए भी बैठोगे? हाँ हाँ बेटा, मेरे पास तो तुम करीब 6 महीने से बाद, 6 महीने बाद आया, ये भी तो सोच। बढ़िया तो है। अमन और हर्ष पार्टनर थे, डिसॉल्व हो गई द फर्म। जनरल एंट्री कैश पार्ट। फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स 50,000। अमन 50% फर्नीचर को 10% डिस्काउंट में लेके चला गया। 50,000 का आधा कितना होता? 25,000। 10% माइनस करूंगा तो 2,500। तो आपने एंट्री करनी है अमन का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना? 22,500। और एक एंट्री और करनी पड़ेगी, क्या? कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, बाकी का 25,000, क्योंकि टेंजिबल एसेट से फुल वैल्यू पर रियलाइज होगा।
याद आया कुछ? हाँ। अगला, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो क्या एंट्री बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है। एबीसी क्रेडिट होगा, डेबिट थोड़ी होगा। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एबीसी, ऐसा करके, और ओल्ड रेशियो नहीं देखी तो इक्वल। हर्ष का लोन सेटल बाय पेइंग 5500 रुपया। हर्ष का लोन डेबिट 6000, रियलाइज टू कैश 5500 और टू रियलाइजेशन 500। हो गया, अभी पढ़ा। अगला, फर्म पे रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष पार्टनर। हर्ष का कैपिटल टू कैश बैंक। देयर वाज अ चेक 1200 रुपये अंडर डिस्काउंट, याद है कल करवाया था, वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक कितने से, 1200 की। और 25 पैसा रिकवर हो तो कितना हुआ, 600 रुपया। नहीं 600 नहीं, 400 रुपया, 1/4, 300 रुपया। कैश टू रियलाइजेशन 300 रुपये की दो एंट्री बनती है इसमें। ये कल करवाई थी, नहीं आई थी ना? चिल मार। क्रेडिटर 6000, एक्सेप्टेड स्टॉक 5000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5000 का 5% कितना होता है? अबे यार, 250 रुपया। तो आप बनाएंगे क्या? आप बनाएंगे रियलाइजेशन डेबिट 6000 से, ठीक है, उसकी मतलब 4750 की तो एंट्री नहीं करनी। 4750 माइनस करने के बाद कितना बचा? 1250, उसकी एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन टू कैश कितने से, 1250 के। खत्म, हो गया। दैट्स योर आंसर। इतने आसान है क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन से एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में जितने भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन है उन्हें निपटाना है। ठीक है, उन्हें निपटाना है। तो जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं फिर बड़े वाले क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो सो आई एम वाइंडिंग इट अप टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सिर्फ जनरल एंट्री रिवाइज करिए, आपको करना है।